आपने बेनिफिट दिए, आप वापस विड्रॉ कर रहे हो। मैं कहता हूं बेनिफिट मत दीजिए, लेकिन देते हैं तो पूरा दीजिए। उद्योगों को जरूरत नहीं है बेनिफिट की, उद्योगों को सिर्फ सरलीकरण दे दीजिए आप। सब्सिडी किसी चीज की, मतलब ऐसा नहीं कि सब्सिडी किसी चीज की उन्नति नहीं है। सब्सिडी के देकर के आप ये सोचते होगे कि वो सेक्टर ग्रोथ कर जाएगा। आज तक के इतिहास में योगेंद्र जी एक भी सेक्टर ऐसा बता दो जो सब्सिडी देकर के ग्रोथ किया हो। मैं आपकी एक बात कहता हूं, एनडीए शासन था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, गुजरात के अंदर भूकंप आया, बहुत त्रासदी हुई, और वहां भुज के अंदर इन्होंने बहुत भयंकर सब्सिडी दी। मैं सोचता हूं शायद 5-4 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, फिगर तो मेरे पास नहीं है, शंकर जी के पास होंगे। जब तक वो सब्सिडी रही, जब तक वो इंडस्ट्री चलती रही, आज सारी बंद हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सरकारों को यह चाहिए कि हम छोटे को बड़ा बनाएं। आज एक बात बताऊं, राजस्थान के अंदर है, एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है इंडस्ट्रियलिस्ट को? यहां पे क्या माओ ने जन्म देना बंद कर दिया? हमको छोटों को बड़ा बनाइए आप। जो एसएसआई है उसको एसएमई बनाइए, एसएमई है उसको लार्ज स्केल बनाइए। आप ये चाहते हैं कि टाटा यहां पे आए, अरे तो यहां वाला भी तो टाटा बन सकता है, यहां वाला क्यों नहीं बन सकता? आज ये चीजें देखी है मैंने, सोच बदलनी होगी। ये चीजें मैंने देखी है आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू की। मैं एग्जाम्पल कोट करता हूं आज उस आदमी का। जब वो वहां पे बने, मुख्यमंत्री बने, उस टाइम पे नेशनल हाईवेज का, ये टोल रोड का काम चालू हुआ। वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आंध्रा से कॉन्ट्रैक्टर पैदा किए, उनको फाइनेंस करवाया, उनकी गारंटी दिलवाई, और आज ये मुझे कहते हिचकिचाहट नहीं है कि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर अगर राजस्थान के इसके देश के नेशनल हाईवे बना रहे तो वो आंध्रा की कंपनी है। और आप एक बात बताऊं, राजस्थान के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर डेवलप नहीं कर सके, हरियाणा में एक कॉन्ट्रैक्टर डेवलप नहीं कर सके, गुजरात में एक कॉन्ट्रैक्टर डेवलप नहीं कर सके। गुजरात में 2-3 सद्भाव वगैरह हुए, बाकी ऐसा नहीं है। साउथ के कॉन्ट्रैक्टर क्यों डेवलप हुए? क्योंकि वहां की लोकल गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट दिया है, और लोकल गवर्नमेंट ने सपोर्ट देकर के उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया। पहले उन्होंने खुद का काम दिया। यहाँ की पिछली सरकार ने, यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज है, 1 लाख टन महीने का स्टील बनता था, 98 में 3000 टन बनता था। सबसे पहले यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय ने एक काम किया कि लोकल इंडस्ट्रीज का स्टील किसी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के किसी विभाग में नहीं लगेगा। एक नोटिफिकेशन फतवा जारी कर दिया, और यहाँ पे किसी भी सेक्टर की 50% जो कंजम्पशन होती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंज्यूम होती है। ये नहीं सोचा कि यहाँ पे 50,000 आदमी इसी स्टील सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? आज इतनी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की आती है, इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, और अलाउ किसको किया? टाटा, सेल, जिंदल, एसआर और वैजाक, जो एक भी प्लांट यहां से 2500 किलोमीटर से कम नहीं है, और उसको 4 रुपए मतलब किलो महंगा दे रहे हैं वो। लेकिन मतलब नहीं है, पैसे को पब्लिक का पैसा नहीं समझना पड़ेगा, पैसे को ये सोचना पड़ेगा हमको पब्लिक इसलिए दे रही है। आज आप घर के मालिक हैं, तो आप अंधाधुंध खर्च करोगे तो आपसे छोटे वाला कहेगा आप दूर हट जाइए, मैं घर का खर्चा चला लूंगा, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो सरकारों को यह सोचना पड़ेगा कि हम जो बजट दे रहे हैं, अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत बढ़िया बात की, 2500 पेज का। कभी आपने जिंदगी में, बजट वाले दिन आज 20 साल हो गए मेरे को आपके टीवी में, आपके और चैनलों में जाते हुए, उस रोज डिस्कस करते हो, कभी आपने लास्ट के 31 मार्च के बाद में या 31 मार्च के पहले कभी आपने एक सेमिनार बुलाई है कि जो पिछले साल का जो बजट हुआ था उसमें कितना इंप्लीमेंट हुआ? हमें ये देखना पड़ेगा, हमारी पब्लिक को ये देखना पड़ेगा, मीडिया को ये चाहिए कम से कम कि इन्होंने जो पिछले बजट में घोषणा की उसमें कितना काम हुआ। अगर उतना काम हो जाए ना योगेंद्र जी, मैं लिख के दे सकता हूं, ना तो बीपीएल रहेगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहेगी, और ना कुछ और रहेगा, क्योंकि वो पैसे आधे लैप्स होते हैं। इसी वजह से तो कहा घोषणा जो है चिटिंग भी है, चिटिंग है। इसलिए मैं एक सवाल हो रहा है आपसे, हाँ। सेज को लेकर के काफी भ्रांतियां भी हैं और एक विजन भी था कि सेज डेवलप हो, लेकिन सेज में कुछ जगह तो डेवलप हुई, लेकिन ज्यादातर विवादों में फंसी रही, और कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि कोर्ट में अभी भी अटकी हुई है। सेज का जो मतलब था ना भारत सरकार का, इतना बढ़िया मतलब था कि एक्सपोर्ट जोन को अलग कर दिया जाए। एक्सपोर्ट जोन अपने आप में एक इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त डेवलप हो, लेकिन वो उसमें भी पॉलिटिक्स चल गई। उसमें आगे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है, तो सेज पे इस दोनों में कुछ वही विसंगतियां रहेंगी या फिर कुछ सरल होने का इसमें संभावना है? नहीं, सेज को क्या हुआ कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया, और जो रिको वगैरह होती है वो गवर्नमेंट की संस्था होती है, या तो सेज को भी वैसे ही करके देते, और प्राइवेट सेक्टर को देते ही क्या हुआ कि एक्विजिशन के अंदर प्रॉब्लम आ गई, लिटिगेशन आ गए, कुछ बन गए कुछ नहीं बने। और एक वो जो सेज के अंदर जो इन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे ना,
वो प्रॉपर नहीं हुए तो उनके लिटिगेशन हो गए। तो कुछ एक आईटी सेक्टर को छोड़ करके सेज में कोई भी इंडस्ट्रीज ऐसा सेक्टर नहीं है जो डेवलप किया हो जी। बाकी विजन जो सेज का था वो बहुत अच्छा विजन था, लेकिन वो उसको अभी भी सुधार लें तो ये ठीक रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ उसका। चलिए मैं एक बार वापस शंकर जी के पास में आना चाहूंगा। शंकर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि गुजरात मॉडल की बात आपने भी कही और सीताराम जी ने सवाल भी खड़े किए थे कि गुजरात एक स्टेट है और भारत पूरा एक राष्ट्र है। जो उम्मीद है अभी, चाहे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की हो, आम आदमी की हो, स्टूडेंट्स की हो, ये कह सकते हैं कि मोदी जी से बहुत उम्मीद है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो एक उम्मीद ही है उनसे, कि उम्मीद जो लोग कर रहे हैं एक बड़े चैलेंज है उनके सामने, और उन्होंने कहा था कि मुझे 60 महीने का वक्त दीजिए, मैं बहुत कुछ करूंगा। जैसे मैंने अभी जेपी शर्मा साहब से भी पूछा कि पहली चुनौती, क्योंकि आज महंगाई से इस तरह से त्रस्त है, समय का अभाव है हमारे पास में, हम जिन लोगों से बात की हम आपको दिखाना भी चाहते हैं लेकिन वक्त कम है। किस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हम खाना खाने के लिए आ रहे हैं तो 3 अगर कटोरी सब्जी की ले रहे हैं तो उसमें से 1 गायब है। ये स्थितियां लोगों की बन चुकी हैं। वही मैं जानना चाह रहा हूं कि महंगाई को कैसे नियंत्रण करें। देखिए, अपने ये जो चर्चा हुई महंगाई की बात तो अपन करेंगे ही और सबने करी है, पर जो इसमें चर्चा हुई उसमें कई बातें आई। मैं उसकी बात पे आता हूं एक बार। जैसे सीताराम जी ने ये कही कि भाई ये पर्यावरण की स्वीकृति लेने के लग जाना पड़ता है और लोग पीछे पीछे घूमते हैं, उसका एक आपने, और दूसरा आपने गुजरात मॉडल की बात कही। वो जो मैं बात अभी बताने जा रहा हूं उसमें से गुजरात मॉडल भी आ जाएगा और इनकी बात का जवाब भी आ जाएगा। एक मेरे मित्र थे, मलेशिया के थे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से हमारा समय तय हो जाए और मिलने का टाइम तय हो जाए तो हमको यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं गुजरात में। तो किसी तरह से उन्होंने हमारे किसी दूसरे मित्र के थ्रू और उन्होंने अपना समय तय कर लिया नरेंद्र मोदी जी से, और उन्होंने मिलकर के व्यक्तिगत बताई भी हम इस तरह की इंडस्ट्री आपके यहाँ डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए हमको ये चीज़ें चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने हाथ से कुछ उस पर लिख करके अपने पीएस को भेज दिया और चाय वाय पी। एक इंडस्ट्री मलेशिया से आया है व्यक्ति, चाय वाय पिलाई, उन्होंने पिला करके जब उनको रवाना किया तो वो चले गए वहां से। तो गुजरात के सेक्रेटरीट से वो बाहर नहीं निकले थे, तब उनके पीएस का फोन आया, तभी तक उनका पीएस का फोन आया कि इसमें हिंदुस्तान का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है आपका मेरे पास में, तो आप इसका हिंदुस्तान का कॉन्टैक्ट नंबर दो तो आज से वो बात करेंगे। तो उनका ठीक है, तो उन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया उन्होंने अपना, और देने के बाद में ये 2 घंटे बाद में आगे फोन आया उनका दूसरे अधिकारी का कि साहब आपसे कल मैं मीटिंग करूंगा और कौन से होटल में बैठना है, आप कहाँ रुके हो, मैं आता हूँ मीटिंग करने के लिए। और उन्होंने मीटिंग करी और लगभग उनका कहना यह है कि 10 दिन के अंदर तो हमारा सारा स्ट्रक्चर ऐसा लगने लग गया कि इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, मतलब पर्यावरण की स्वीकृति और इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीजें हमारी क्लियर हो गई। ये है गुजरात मॉडल। और आज यहां पोजीशन दूसरी है कि आज आदमी को पीछे पीछे चक्कर काटने पड़ते हैं, जैसे सीताराम जी ने कहा, उस बात से मैं सहमत हूं। और वहां अधिकारी जो है, जब कोई आदमी ये तय करके आता है कि मैं अमेरिका से आ रहा हूं और मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पर, और वो सारी गुजरात सरकार को सूचना देता है, तो उन्होंने एक बजट बना रखा है और वो अधिकारी वहां पर रिसीव करते हैं, बाकायदा गाड़ी लेके जाते हैं, उसको 5 स्टार होटल में रुकाते हैं और उनके खाने पीने का और घूमने फिरने का जो भी इंतजाम वो करते हैं और उनसे सारी बातचीत करते हैं। ये उन्होंने एक बजट बना रखा है वहां पर इस बात के लिए कि इंडस्ट्री आएगी। उसी का परिणाम है कि वाइब्रेंट गुजरात जो होता है, उसके अंदर पिछली बार जो वाइब्रेंट गुजरात हुआ उसमें 8,370 MOU साइन हुए और 20 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट वहां कमिट हुआ। और ये वहां इन्वेस्टमेंट कमिट होने जैसा नहीं है कभी एक बार कमिट हो गया और उसके बाद में उसमें से हुआ या नहीं हुआ। ज्यादातर इंडस्ट्री के लोग लाइन में लग करके उसके अंदर किसी तरह से कि वाइब्रेंट गुजरात में हमारा नंबर आ जाए और हम चले जाएं, और किसी तरह से उसके लिए प्रयास करते हैं। तो इसलिए प्रयास इसलिए नहीं करते हैं कि वहां कुछ होगा नहीं, प्रयास करते हैं इसलिए कि हमको कुछ ना कुछ वहां मिलेगा। ये एक बात है। तो इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम वाली बात है, वो सिंगल विंडो सिस्टम गुजरात में उन्होंने किस तरह से लागू किया वो आप देख सकते हैं। फिर दूसरा, बिहानी जी ने ये बात कही कि साहब ये इंडस्ट्री के लिए हमको जमीन चाहिए और जमीन डेवलप करनी पड़ेगी, और ये जो एक्विजिशन का जो कानून आया है लेकिन उससे पार नहीं पड़ेगी। मेरा ये कहना है सरकार क्या करेगी ये तो एक अलग विषय है, जो उनके ध्यान में आएगा। औद्योगिकरण के लिए कोई भी नीति बनाएंगे, पर आज की तारीख में मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान भर में जितनी सिक यूनिट पड़ी है, बिहानी जी और सीताराम जी दोनों मेरी बात से सहमत होंगे, 70% यूनिट सिक यूनिट पड़ी है। अगर उन सिक यूनिट्स को भी आप रिवाइव कर दो तो आपकी हिंदुस्तान की जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगी। उसके लिए कोई योजना ले आए, एग्जिस्टिंग जो जमीनें हैं उसी पे हमारा काम चल सकता है। एक आदमी ने रिको से जमीन अलॉट करा ली और 5 साल तक उसके ऊपर कोई निर्माण नहीं कर रहा है, और वो नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ जवाब दे रहा है, कोई एक कमरा खड़ा कर दिया, उससे काम नहीं चलने वाला। उस पर स्ट्रिक्टली कहना पड़ेगा कि साल भर के अंदर हमको ये एक योजना या हमारे कोई प्रोजेक्ट बना के दो, इतने टाइम में आप काम चालू करोगे तो काम चालू होगा, नहीं तो हम ये जमीन कैंसिल कर देंगे। तो 70% 75% जो इंडस्ट्री आज की तारीख में रजिस्टर्ड है उसमें से 75% रजिस्टर्ड जो इंडस्ट्री है वो सारी सिक यूनिट बनी हुई है। तो इसके लिए कहीं ना कोई लेकुना है, क्योंकि सिस्टम में कमजोरी है, तभी वो It's a matter of good governance.
अगर सिख इंडस्ट्री सिख हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और कारण पॉलिसी का है। अगर उनको रिवाइव करने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ जाएगी, बिल्कुल शंकर जी सही कह रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी के मॉडल में गुड गवर्नेंस वाली बात है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। इन्होंने बोला रेड कारपेट वेलकम मिलता है वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो क्यों मिलता है? इसी की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे तुरंत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। 15 दिन के अंदर उसका सारा का सारा माल, सारा का सारा सामान, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है, वो यहाँ नहीं होती है। तो 15 दिन वाली जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसका रीजन ये भी है, आपने देखा होगा 10 साल में जब मोदी जी आए, 10-12 साल के अंदर, तो उसकी हालत ये हुई कि महाराष्ट्र जो इंडस्ट्री स्टेट कहलाता था, और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी उससे भी ऊपर क्रॉस करके 16-17% तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहुंच गई है। और आज हिंदुस्तान में जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 16% गुजरात में हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 16% इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि महाराष्ट्र में भी नहीं हो रहा है आज की तारीख में। तो ये आप जो उदाहरण बार बार में कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो किसी भी आदमी की साख पुरानी जो है काम करने की देखनी पड़ेगी। छोटी जगह काम किया है, अब बड़ी जगह काम करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको उस हिसाब से निपटेंगे। फिर एक बात उन्होंने कही सत्येंद्र जी ने कि भाई महानरेगा के कारण से ये जो है समस्याएं खड़ी हो गई। मैं ये इस बात से सहमत हूं कि नरेगा के कारण से कुछ समस्याएं खड़ी हुई है, पर नरेगा के दो पहलू है। एक पहलू ये है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी तरह से लोगों को रोजगार दें, तो रोजगार तो निश्चित रूप से सरकार ने दिया है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा है इसका। तो हमारे मैनिफेस्टो में कहा है कि महानरेगा को हम कृषि और उद्योगों से जोड़ेंगे, ये बात कही है। इसलिए कि भाई वहां पर जो एनेक्सेस बनाना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, लेकिन एक लाइन उसके अंदर ये है कि भाई हम इंडस्ट्री और उद्योग और कृषि से महानरेगा को जोड़ेंगे, ये बात कही है। तो उसका मतलब यही है कि वो जहां एक इस तरह का एक सिस्टम बन जाएगा कि भाई एक यहां पर इंडस्ट्री जिन जिन लोगों को महानरेगा के अंदर काम करना है वो अपना नाम लिखाएं, और उसमें से जहां एग्रीकल्चर में जीरो टैक्स की बहुत बात चल रही है। आपको ध्यान होगा कि बाबा रामदेव ने तो इस बात खासकर कोट भी की थी, और नरेंद्र मोदी जी गए भी थे उसमें। उन्होंने कहा था कि हमारा समर्थन ये टैक्स, इनकम टैक्स ये समाप्त होना चाहिए। लेकिन इससे इस तरह की बात अगर सामने आती है, नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि इनकम टैक्स समाप्त होना चाहिए। विचार नरेंद्र मोदी जी ने, बाबा रामदेव जी तो देखो एक संत है, उन्होंने तो अपनी बात कही और उन्होंने कुछ सुझाव दिया कि बैंकिंग टैक्स हो जाए और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स लग जाएगा तो सारा हिंदुस्तान का टैक्स आ जाएगा। वो एक संत है, उन्होंने अपने सुझाव दिया, पर उनकी मूल भावना उसमें केवल यही है कि भाई टैक्स सरलीकरण होना चाहिए, टैक्स का जो आज का ढांचा है वो सरलीकरण होना चाहिए। उसकी मोटी मोटी बात यही है। उसने इम्प्लीमेंटेशन का अपना सुझाव दिया है, मेरा सुझाव कोई और हो सकता है, पर नरेंद्र मोदी ने उसमें यह कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कि हम टैक्स सरलीकरण करेंगे। और एक बात बीच में और आई थी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगाया, तो नरेंद्र मोदी ने कम से कम 3-4 भाषणों में बार बार में ये बात कही है उन्होंने कि भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किसी तरह का भी कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। ये बात साफ साफ उन्होंने 3-4 बार कही है, और इसी रेफरेंस में कही है। वोडाफोन का जो केस हुआ या और अदरवाइज केस हुए उसी के रेफरेंस में कही है, तो निश्चित रूप से उनके ध्यान में है। अब जब सरकार आएगी तो आगे देखेंगे जैसा भी होता है। जी चलिए, इस समय बहुत कम है, बयानी साहब के पास में जाऊंगा एक बार।